थर्ड पॉइंट जो है इसका सेफ्टी। ड्यूक 125 से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये इसके मर्जी के ऊपर है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। यहाँ पे तो राइड बाय थ्रॉटल का नहीं मिलता है। हाँ 99 kmpl लिख के आ जाता है, एक्चुअल मोड नहीं है लेकिन मोड के नाम पे चला जा रहा है। साउंड करता है जब गियर में चेंज करता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीवीएस रेडर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। एंड इन दिस ब्लॉग मैं कहने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें कि इस रेडर 125 के बारे में तो एडवांटेजेस और पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारा है, बहुत सारा फीचर्स के साथ आता है। इंजन अच्छा है और बाइक बहुत ही खूबसूरत अच्छा बनाया गया है टीवीएस कंपनी की तरफ से, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर किसी को बाइक खरीदना है और उसके जो नीड्स रहता है कि मुझे ये चीज़ बाइक से चाहिए, तो अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ ऐसा पॉइंट्स भी है जिसके वजह से आप अगर ये बाइक को ख़रीदो और वो सब पॉइंट्स अगर आपके नीड्स हो तब आपको दिक्कत हो सकता है, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो को वॉच करना। मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ कमियां है, ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो इस बाइक को थोड़ा सा मतलब आपके नीड्स के वजह से, आपको अगर पसंद है ये बाइक और आपका ये नीड्स है तो आपको ये लेना नहीं चाहिए, इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर आप वो नीड्स लेके इस बाइक को परचेस करते हो तो ये बाइक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसे भी बाइक अपने आप पे बहुत ही एक अच्छा बाइक है, ये तो एक मतलब 125 सीसी में एक बीस्ट है। तो अगर ये अपने आप पे ठीक है, और अगर आपका नीड कुछ अलग है जो मैं पॉइंट्स अभी बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए अंत तक तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर वो पॉइंट्स आपके नीड है और आप ये बाइक खरीदते हो तो आपको बड़ा एक प्रॉब्लम मतलब हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर चलाने में इसको टैकल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो का अंत तक देखिए, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं एक एक पॉइंट करके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रेडर 125 के बारे में अगर सब चीज़ जानना है और सब कुछ, सब वीडियो जैसा भी वीडियो होता है और रिव्यूज़ और प्रोज कॉन्स एवरीथिंग, माइलेज टेस्ट एवरीथिंग का जो वीडियोस है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको अगर चेकआउट करना है तो आप चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे एवरीथिंग अबाउट रेडर 125 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ पे आपको सब वीडियो मिल जाएगा रेडर 125 के बारे में, जो भी कुछ जानना होगा। और तो अभी बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसके बारे में मैं बताना चाहता था। तो पहला जो पॉइंट है, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए, कि इसका मेंटेनेंस ज़्यादा भी तो नहीं है, एक हायर सीसी बाइक के जैसा भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक कम्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेंटेन करना पड़ेगा इसको। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो है कि आपका जो यहाँ पे ओपन चेन सिस्टम मिलता है तो उसका भी एक प्रॉब्लम है कि ओपन चेन सिस्टम पे आपको चेन को क्लीन एंड लूप करना पड़ेगा। तो अगर मतलब ये हर एक 400-500 किलोमीटर के बाद करना पड़ेगा। तो अगर क्लोज चेन सिस्टम होगा जैसा कि कम्यूटर पे रहता है तो इतना जल्दी आपको करवाना नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो मैंने पहले ही बताया कि इस पर किक स्टार्ट नहीं मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जिसके वजह से ये बाइक को आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको किक स्टार्ट चाहिए तो आपको ये बाइक लेना नहीं चाहिए। आप तब जा सकते हो एसपी पे जा सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आप पल्सर में जा सकते हो, तो वहाँ पे वो ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इस बाइक पे आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। तो आपको बैटरी जो है इसका उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन मतलब अगर ख़त्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए तो नया बैटरी लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्नल भी आता है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन भी है कि लाइट आपका बैटरी का जो लाइफ सेल है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर जब भी हो आ जाए तो आपको नया बैटरी डलवाना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन पे। और अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट जो है इसका सेफ्टी। तो अभी इस पॉइंट को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मेरे वॉइस पे थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, ठीक है। बाइक को कंसीडर नहीं करो फिर भी चलेगा, वो थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मैं अभी बाइक चला रहा हूँ। तो मतलब मैंने जो जैकेट है वो तो पहना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठंड लग रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको वॉइस पे वाइब्रेशन कभी कभी लग सकता है। और ऐसे ही मैं धीमे धीमे ही बाइक चला रहा हूँ, इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है मेरे घर पे, मतलब यहाँ पे मैं घर के यहाँ पे तो होम टाउन पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर भी वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है कि इसका सेफ्टी। कि यहाँ पे देखिए पीछे वाले ब्रेक पे तो ड्रम ब्रेक मिलता है, ठीक है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन यहाँ पे एबीएस
नहीं मिलता है। तो CBS तो है, तो आप अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे दोनों ब्रेक एक साथ प्रेस कर रहे हो तो ठीक है, मतलब धीमे धीमे से, अगर अचानक से दबा दोगे ना, तो अगर डिस्क ब्रेक है लेकिन ABS नहीं है, अगर रोड अच्छा नहीं रहेगा और इस पर टायर ठीक ठाक आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रोड अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका बाइक स्किड कर सकता है और आप पलट भी सकते हो, जो फ्रंट व्हील है वो लॉक हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी सिचुएशन पे कहीं भी आपको अगर एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये आपको, अगर इसको आप कंसीडर करते हो कि बाइक से मुझे सेफ्टी चाहिए ब्रेकिंग से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक ABS जो वाला है, एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS वाला, तो वो बाइक आप परचेस कीजिए। यहाँ पे आपको सेफ्टी के बारे में, ऐसे ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा मिलता है। आप अगर ब्रेकिंग को कंसीडर करोगे तो ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बाइक इसका बहुत ही अच्छा है, ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक दोनों का ही। तो अभी सेफ्टी के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे ABS नहीं मिलता है, क्योंकि 125cc में ऐसे भी ABS अभी तक तो आया नहीं है। ड्यूक 125 पे है, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट का बाइक है। ड्यूक 125 से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो वो अलग बाइक है, ये अलग बाइक है। तो यही कुछ पॉइंट है। और एक जो पॉइंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पे, मतलब मैं तो पहले सोच रहा था कि मेरे बाइक पे है, मैं ये नहीं कहूँगा कि TVS रेडर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब हाँ, 100 में से 90 बाइक्स में ऐसा प्रॉब्लम मुझे अभी तक सुनाई दे रहा है, मैं ये कॉन्फर्म नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बात है कि यहाँ पे जो 4th गियर है उस पर कभी कभी 0 आ जाता है, हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर थोड़ा सा फ्लिपिंग करता है, और इसका जो रेंज का मीटर है वो भी इतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो ठीक ठाक काम करता है। तो आप मतलब ये इसके मर्ज़ी के ऊपर है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। हाँ, 99 kmpl लिख के आ जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक ही लगा है। और ऐसे अगर फीचर्स की बात करें तो वो सब तो सही है, लेकिन अभी और एक जो चीज़ है कि एक चीज़ मुझे, हाँ, यहाँ पे इंटेलिगो है जिससे बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि यहाँ पे जो मोड्स दिया गया है, हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि इको मोड है, पावर मोड है, लेकिन ये जो मोड है यहाँ पे तो राइड बाय थ्रॉटल का नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड एक्चुअली दिया नहीं गया, ये मोड्स नहीं है, ये थोड़ा सा आपका जो RPM लिमिट है उसको कंट्रोल करके मोड के नाम पे चलाया गया है। तो इसको आप नहीं कह सकते हो कि इस पर पावर का डिफरेंस आता है या फिर इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाता है, या कोई भी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप पर्सनली चलाओगे तो आपको लगेगा कि बाइक थोड़ा सा खुला खुला हुआ लगता है पावर मोड में इको मोड से ज़्यादा, लेकिन ऐसे पावर में तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। मतलब मोड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा होता कि इस पर अगर एक कील स्विच दे देता तो अच्छा होता, क्योंकि आपको जब रुकना होगा तो इंटेलिगो से स्टार्ट तो ऑफ हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। मतलब हमेशा नहीं होता, हमेशा ही होता है, लेकिन आप रुक रहे हो फिर कुछ सेकंड के बाद होगा ना। अगर उसके बदले आपके पास कील स्विच रहेगा तो कील स्विच से आप स्टार्ट ऑफ कर सकते हो। तो इंटेलिगो देने का कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, लेकिन हाँ, ट्रैफिक में काम आता है। ट्रैफिक में थोड़ा सा आपका जो फ्यूल है वो सेव होता है, तो वो फीचर ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मोड के बदले, अगर ये देखो, ये सभी के लिए अलग अलग है। ये किसी को लगेगा कि ये इको मोड पावर मोड का बटन ठीक है, और किसी को लगेगा यहाँ पे कील स्विच होता तो ठीक होता। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए कि नहीं भाई मेरे को, मैं ये बता रहा हूँ इसीलिए कि ये जो मोड है, ये मोड एक्चुअल जो मोड होता है वो उसके जैसा नहीं है। जैसा कि RR 310 जो TVS की बाइक है, तो उस पर जो मोड है वो एक्चुअल मोड है, क्योंकि वहाँ पे जब मोड चेंज करोगे आप, तब उसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है, इंजन का जो पावर है, वो इंजन का जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल मोड है, लेकिन यहाँ पे RPM लिमिट को थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाता है। ये मतलब एक्चुअल मोड नहीं है, लेकिन मोड के नाम पे चलाया जा रहा है। तो यही है, और इसके बदले वो देना चाहिए था। तो यही बस बताना था, और तो ज़्यादा खास कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते इसको, जो मैंने पॉइंट बताया ये प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि बस कुछ पॉइंट है जिसके बारे में आप अगर सोच रहे हो कि मुझे बाइक से ये चीज़ मिलेगा, तो अगर वो सोच रहे हो तो ये पॉइंट को आप अगर कंसीडर कर सकते हो तभी लेना इस बाइक को। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो मैं कहूँगा कि ABS वाला बाइक में ही जाइए, तो आपको सेफ्टी अच्छा खासा मिलेगा ब्रेकिंग से। क्योंकि आप अगर
एक नए राइडर हो या फिर आप मान लो एक बाइक चलाते थे कम्यूटर सेगमेंट का और अभी बाइक नया खरीदने चाह रहे हो, तो आपको अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे अचानक से ब्रेक कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो एक बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक सेफ्टी में अगर कंसीडर कर रहे हो तो इस DI बाइक लीजिए, क्योंकि ये भी इतना कम प्राइस पे तो नहीं आता। इसके साथ कुछ अगर जोड़ दोगे तो आपके पास एक ABS सिंगल चैनल ABS एटलीस्ट बाइक आ जाएगा। लेकिन हाँ, वो भी है कि उस पर आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा, इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो आपको अभी सोचना पड़ेगा कि आपका नीड्स क्या है। आपको अगर लुक्स चाहिए, एक नया बाइक चाहिए मार्केट पे जो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, और एक अच्छा खासा डिस्प्ले चाहिए और फीचर्स भी चाहिए, और आपको ये मोड अच्छा लगता है कि इको मोड पावर मोड रहेगा, तो ठीक है। हाँ, बताने में भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे बाइक में मोड है, तो ठीक है, आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा सही बाइक है 125 cc में। पावर भी इस पर अच्छा खासा ही मिल जाता है। पावर के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बहुत ही सही पावर प्रोड्यूस करता है ये। तो इसका एक्सीलरेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही कुछ पॉइंट है, आप अगर उसको सोच के ले रहे हो तो वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि इसका जो गियर है ये थोड़ा सा मुझे साउंड करता है जब गियर में चेंज करता हूँ, तो मतलब गियर में साउंड नहीं करता है, जो गियर का मटेरियल है, जो यहाँ पे रॉड ऐड किया गया है गियर पे, तो वो नॉइस करता है। लेकिन ये मैंने बात भी किया था सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने बताया कि रेडर 125 में, इस बाइक में सभी में ऐसा ही गियर सिस्टम बनाया गया है, तो वो जो रॉड है वो थोड़ा सा नॉइस करता है। ये इंजन का नॉइस नहीं है, गियर का भी नॉइस नहीं है, ये मटेरियल का नॉइस है बाहर से। इंजन के बाहर में जब अप डाउन कर रहे हो तो आप उसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा घिस के साउंड करता है, तो और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं कर सकते, उसको आप छोड़ दो, क्योंकि ये तो हो गया ना, वो गियर आपको गियर डालने में मतलब है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज़ है, और ऐसे बाकी सब तो बहुत ही ओके है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। बस यही कुछ पॉइंट्स था। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले से मस्त सी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, देखते रहिए स्मूक्स राइडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड गुड बाय।